ठगी प्रथा का उन्मूलन से संबंधित गवर्नर जनरल थे। तो ठगी प्रथा का जो उन्मूलन किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारत में बहुत सारे सुधार किए थे जो काफी इंपॉर्टेंट थे। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट इन्होंने जो उद्धार किया था सती प्रथा का अंत किया था। इसके अलावा लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बहुत सारे ऐसे सुधार किए थे जिसका मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या क्या वो सुधार किए थे। ठीक है, तो ये पहला का ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है वोडियार, या फिर कहीं वडियार भी लिखा रहता है, वोडियार वडियार एक ही है। वडियार डैश के शासक थे। वडियार जो है वो मैसूर रियासत के शासक थे। वडियार वंश जो मैसूर रियासत का शासक था। तो 2 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है टीपू सुल्तान की राजधानी थी, तो श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। 4th नंबर, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया 1758 में। जब 1757 की जो प्लासी की वॉर हुई थी उसके बाद इनको क्लाइव ने ही नेतृत्व किया था 1757 की प्लासी के वॉर में और इन्होंने जीत हासिल की थी। इसके बाद इनको रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बना दिया गया था 1758 ईस्वी में। तो 4 का ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो थे विलियम बेंटिक। ठीक है, देखिए अब ये जो है ना गवर्नर जनरल, गवर्नर बंगाल का, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें बेसिकली मैं समझाऊंगा कि बंगाल का गवर्नर क्या था, बंगाल का गवर्नर जनरल क्या था, फिर भारत का गवर्नर जनरल क्या था, फिर भारत का वायसराय क्या था। ये मैं उसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, एकदम आसानी से आप समझ जाओगे, और कौन थे वो भी मैं बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए आप समझिए कि भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो विलियम बेंटिक था, जो 1833, देखिए विलियम बेंटिक का काल जो था 1828 से 1835 था। तो ये 1828 से 33 तक बंगाल के गवर्नर जनरल थे। लेकिन 1833 का जो चार्टर्ड एक्ट आया, चार्टर्ड एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। तो ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बन गए। कौन? विलियम बेंटिक। 6ठा नंबर देखते हैं। 6ठा नंबर है द्वैत शासन नीति को किसने समाप्त किया। वारेन हेस्टिंग्स 1773 में द्वैत शासन का अंत कर दिया, 1773 में। ठीक है, तो 6 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था। मराठों ने। मराठों ने अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था। 8 नंबर प्लासी का युद्ध 1757 में जो हुआ था, प्लासी का युद्ध अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था। क्योंकि ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। इसने बंगाल, इसका आंसर मैं बता देता हूं डायरेक्टली। इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और इसके बाद संपूर्ण भारत में ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। भारत में जब अंग्रेज का प्रवेश हुआ था तब तक वो एक व्यापारिक कंपनी थी, लेकिन प्लासी का जो युद्ध हुआ जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई, इस हार के बाद बंगाल में कंपनी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर के आई। और ये राजनीतिक शक्ति जब 1764 की जो प्लासी बक्सर का युद्ध हुआ उसके बाद तो ये और भी शक्तिशाली हो गई। तो बेसिकली क्या है, 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ इसमें ब्रिटिश वर्चस्व के लिए एक मार्ग खोला, और 1764 का बक्सर का युद्ध ने तो पूरा पासा ही पलट दिया। भारत का पूरा राजनीतिक नियंत्रण धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गया। तो 8 का ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर प्रशासनिक अव्यवस्था, बैड गवर्नेंस, कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। देखिए डलहौजी ने ना एक व्यवस्था लाई थी जिस व्यवस्था का नाम था हड़प नीति। तो हड़प नीति के अंतर्गत वो राज्य को हड़प लेते थे।
उसका अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा कि एक्चुअली ये हड़प निधि में क्या क्या उसने इंक्लूड किया था, कैसे वो हड़पते थे। ठीक है, तो ये तो बताऊंगा डिटेल्स में, ये फिलहाल मैं ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूं, इसमें शॉर्ट में बता रहा हूं आपको। तो प्रशासनिक अव्यवस्था यानी कुशासन का जो आरोप लगा करके अवध को इसने हड़प लिया था। अवध में मैं छोटा सा एकदम एग्जांपल में छोटे से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, छोटे से ही एक दो लाइन में, कि डलहौजी ने एक नीति लाई थी जिसको हड़प नीति कहते थे। इस नीति के अंतर्गत क्या उन्होंने कहा था कि जिस भारतीय रियासत का अपना कोई पुत्र नहीं है वो दत्तक पुत्र यानी गोद लिए हुए पुत्र को अपना साम्राज्य सौंप नहीं सकती है। तो ये क्या था कि इस तरह उन्होंने बहुत सारे भारतीय रियासतों को हड़प लिया था, सतारा, नागपुर, झांसी, इन सारे, त्रावणकोर, इस तरह बहुत सारे उसने जो है डलहौजी ने हड़प नीति के अंतर्गत उसको मिला लिया था ब्रिटिश साम्राज्य में। लेकिन उस समय अवध जो था, अवध का जो शासन था उस शासक का आई थिंक नाम मैं भूल रहा हूँ, सदात खां या फिर कुछ क्या नाम था उनका, नाम मैं भूल रहा हूँ। उनका एक अपना पुत्र था, तो डलहौजी को लेकिन अवध मिलाना था ब्रिटिश साम्राज्य में, तो उसने क्या किया, कुशासन, एक नया थ्योरी पेश किया, कुशासन, प्रशासनिक अव्यवस्था का आरोप लगा के हड़प लिया। क्योंकि उसका तो अपना पुत्र था, दत्तक पुत्र था नहीं, तो कैसे उसको हड़पते। तो उसको हड़पने के लिए एक नया इंतजाम किया गया। उस इंतजाम को इसने बोला प्रशासनिक अव्यवस्था, यानी बैड गवर्नेंस आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अपने शासन को अच्छे से नहीं चला रहे, तो आइए आप ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल हो जाइए। तो अवध को इस तरह इसने हड़पा था, अवध को। ठीक है, चलिए, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए 10वां नंबर क्या है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी। 1835 के जो मैकाले का मिनट है उसके आधार पे भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी। 10 का ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या होगा, तो ये होगा सबसे पहला रॉबर्ट क्लाइव, उसके बाद वेंसीटार्ट, कार्टियर, डेथ, वॉरेन हेस्टिंग्स लास्ट में। तो 1 2 4 3 1 2 4 3 किसमें है, 1 2 4 3 आंसर हो जाएगा बी, 11 का बी, 1 2 4 3 11 हो गया। 12 नंबर देखते हैं हम लोग। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उसके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, उपयुक्त सभी। ये तीनों वो कारण थे जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित करने में कहीं न कहीं योगदान दिया। तो ये 12 नंबर क्वेश्चन होता है समाप्त, और हम लोग बढ़ते हैं 13 नंबर में। भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए। तो 13 का होता है ऑप्शन नंबर सी आंसर। चौदह नंबर, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया था। ये जो हो जाएंगे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में डाक टिकट शुरू किया था। ठीक है, तो 14 का ऑप्शन नंबर ए होगा, 14 का ऑप्शन नंबर ए आंसर। 15, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है। लॉर्ड, यहाँ थोड़ा लाई लिखा गया, लॉर्ड इसको कर लीजिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया था 1800, सती प्रथा का अंत जो 1829 में किया था, जबकि ठगी प्रथा को समाप्त करने के लिए 1830 में कर्नल सलीमन की सहायता से उन्होंने अभियान छेड़ा और 1837 तक संगठित रूप से जो होता था ठगी प्रथा उसको लगभग समाप्त कर दिया।
तो लॉर्ड विलियम बेंटिक इसका आंसर हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने नरबली प्रथा का भी अंत किया था। ठीक है, कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना की थी। इसने बहुत सारे सुधार किए थे लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, और ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी थे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। चलिए 16 नंबर, निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? अवध देखिए पहले क्या था कि सब मुगल साम्राज्य में जितने भी भारतीय रियासत थे उसमें सब मुगल के अधीन रहते थे, मुगल शासक के अधीन। लेकिन धीरे धीरे जब मुगल उत्तरवर्ती मुगल काल आया और मुगल का शासन कमजोर पड़ने लगा तो धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे स्वायत्त ऑटोनोमस राज्य बनने लगे। तो उनमें से एक अवध का जो स्वायत्त राज्य का संस्थापक था उसका नाम था सादत खां बुरहान उल मुल्क। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। 17 नंबर, निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा सुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? तो जो 1764 का युद्ध हुआ था उसमें मीर कासिम जो कि बंगाल का नवाब था, मीर कासिम, सुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था सुजाउद्दौला, और इसके साथ में मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, इन तीनों की संयुक्त सेना ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ युद्ध किया था 1764 में, बक्सर का युद्ध जिसे कहते हैं। इस युद्ध में ये इन तीनों की सम्मिलित सेना बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब सुजाउद्दौला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय उस समय था 1764 में, इन तीनों की संयुक्त सेना बुरी तरह से पराजित हुई ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना से। तो क्वेश्चन यही पूछा कि जो मीर कासिम और सुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी सेना के साथ युद्ध जो किया उससे मुगल शासक बेसिकली वो कौन था? तो शाह आलम द्वितीय। नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? देखिए, नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो संघर्ष हुआ उस संघर्ष को हम लोग कहते हैं प्लासी का युद्ध, 1757 का प्लासी का युद्ध। इस 1757 के प्लासी के युद्ध के बहुत सारे ऐसे कारण थे, उनमें से एक कारण था अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया था। ठीक है, और भी बहुत सारे कारण थे, काला ब्लैक हॉल की भी घटना उसमें थी। ठीक है, बट बेसिकली इस प्रश्न का जो आंसर है अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया था, लेकिन ये प्रमुख कारण आप इसको कह सकते हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे कारण थे। वो कभी प्लासी का युद्ध में जब आप पढ़ाऊंगा तो उसमें डिस्कस करूंगा कि वो क्या कारण थे जो फाइनली नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में अंततः संघर्ष स्टार्ट हुआ प्लासी के युद्ध में। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय। प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय था। 19 नंबर खत्म, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? देखिए, रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी जो था वो कोई उत्तराधिकारी इन द सेंस की जो रॉबर्ट क्लाइव के बाद जो सबसे ढंग के योग्य रूप से कुछ काम करने वाले जो उत्तराधिकारी के रूप में गिनती कर सकते हैं, वारेन हेस्टिंग्स का 1773 में जो आया था 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के बाद में। बट अगर क्रम वाइज देखें तो रॉबर्ट क्लाइव के बाद कई लोग आए, जैसे कि मैं नाम बताना चाहूंगा। रॉबर्ट क्लाइव का 2 कार्यकाल था। एक तो वो 1757 में आए, बंगाल का गवर्नर 1758 में वो बने। उसके बाद हॉलवेल आया था, वेंसीटाट आया था। फिर उसके बाद 1765 से 64 जो युद्ध हुआ बंगाल का बक्सर का युद्ध, उस बक्सर के युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव दूसरी बार आया। 1765 से 67 तक इसका कार्यकाल था।
उस दूसरी बार क्लाइव जब आया उसके बाद वेरलस्ट आया, कार्टियर आया, देन वारेन हेस्टिंग्स आया। तो वैसे तो क्रम वाइज देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन अगर उत्तराधिकारी की बात करें तो वारेन हेस्टिंग्स का ही नाम इसमें अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप देख सकते हैं। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी वारेन हेस्टिंग्स, बट क्रम वाइज नहीं। क्रम से अगर देखें तो रॉबर्ट क्लाइव के बाद हॉलवेल था, वो कार्यवाहक था, फिर वेंसीटाट आया, फिर रॉबर्ट क्लाइव आया, फिर वेरलस्ट आया, कार्टियर आया, देन वारेन हेस्टिंग्स आया। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हिस्ट्री से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर अच्छा लगे तो एनकरेज कीजिए। मैं हालांकि मैंने ये पार्ट 2 वाला बना दिया, पार्ट 2 भी इसका क्वेश्चन मैंने रेडी करके रखा है, वो मैं आपको दूंगा। और ये जो पीडीएफ है इसको मैं आपको इसका लिंक में दे दूंगा, ये चाहे तो आप कॉपी कर सकते हैं सारे क्वेश्चन को। मैं इसका ब्लॉग का मैं लिंक दे दूंगा आपको, वहां से आप उसको कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन को आप कॉपी करके रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। तो ये वीडियो समाप्त करता हूं दोस्तों, और यहाँ से आप शेयर भी कर सकते हैं। अगर वहां कॉपी करेंगे तो इसको शेयर कर दीजिएगा गेट लिंक करके। इस लिंक को कॉपी करके आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस कर सके। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।